देखो बच्चों, हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे? ग्रेविटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको जान लेना चाहिए कि ग्रेविटेशन में हम लोगों को क्या स्टडी करनी होती है। ठीक है, तो इसमें अगर सिंपल सा देखा जाए तो हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? मास डिपेंडेंट क्वांटिटीज की है। ऐसी जो खाली किस पे डिपेंड करती हूँ? मास पे डिपेंड करती हूँ, मास के साथ रिलेशन रहे तो ऐसी क्वांटिटी की स्टडी हम लोग इसमें करते हैं। मीन्स अगर हम लोग बोलें कि व्हाट इज ग्रेविटेशन, व्हाट इज ग्रेविटेशन, तो हम लोग क्या बताएंगे भाई? ग्रेविटेशन क्या है? तो देखो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में देखो, मीन्स बिल्कुल सिंपल सा ऐसे देखो कैसे बोलेंगे हम लोग यहाँ पे? स्टडी ऑफ रेस्ट मास। सिंपल सा ऐसे, स्टडी ऑफ रेस्ट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। सिंपल सा ऐसे, स्टडी ऑफ रेस्ट मास। ठीक, तो हम लोग ये स्टडी इसमें करने वाले हैं। मतलब ऐसा नहीं आप इसमें क्वेश्चन उठाओ आ रहा होगा दिमाग में, तो सेटेलाइट की भी स्टडी करते हैं, तो बिल्कुल करते हैं। बोलोगे सेटेलाइट मूव करता है, तो हम भी तो बोलते हैं बच्चों मूव करता है सेटेलाइट, लेकिन उसकी स्टडी कैसे की जाती है वो अभी हम लोग आगे देखेंगे। कैसे करते हैं? सेटेलाइट पोजीशन ए, फिर सेटेलाइट पोजीशन बी, ए बी के बीच में क्या हुआ उसकी स्टडी यहाँ पर नहीं आती है। ठीक है ना, इसीलिए हम लोग क्या बोल देते हैं? स्टडी ऑफ रेस्ट मास या फिर पोजीशन मास इज कॉल्ड द ग्रेविटेशन। तो इसकी स्टडी हम लोग करते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है भाई, चलो कि ग्रेविटेशन की शुरुआत किसने की थी भाई? स्टडी की शुरुआत किसने की थी? तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट हैं गैलीलियो, उन्होंने इसके बारे में थोड़ी मतलब स्टडी शुरुआत की थी। लेकिन है क्या कि हम लोग 11-12 की बात कर रहे हैं, तो 11-12 में क्या था कि इसके गैलीलियो के बाद जो कंटिन्यू की है इस थ्योरी को वो की थी न्यूटन ने। तो यहाँ पर तो 11-12 में है, वो किसको प्रेफरेंस मिल गया है? बोलो, न्यूटन को। तो हम लोग यहाँ पर जो इसकी शुरुआत करते हैं वो न्यूटन से करते हैं। तो अगर पूछ भी दिया जाए कि ग्रेविटेशन थ्योरी की शुरुआत किसने की थी अकॉर्डिंग टू 11-12 सिलेबस के, तो हम लोग न्यूटन से टिक करेंगे। जबकि ऐसा नहीं है, आगे की क्लासेस में जाओगे तो फिर उस जगह पर हट करके गैलीलियो शुरुआत की जाएगी इसकी। ओके बेटा, तो देखो न्यूटन ने कैसे शुरुआत की, इस पर एक छोटी सी कहानी भी है। वो कहानी कैसी है? एक बुजुर्ग मैन एक जंगल में जा रहा था, ठीक है, थक गया, समर का सीजन था, एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बैठने के बाद क्या हुआ बेटा कि ऊपर से एप्पल गिरा। जब एप्पल गिरा तो भूखा था, प्यासा भी था, तो उसने गया दौड़ के एप्पल को उठाया। उठाने के पश्चात उसने क्या किया? उसको साफ किया, पोछा, पोछ पाछ को खाने ही जा रहा था। खाते ही खाते रुक गया एकदम से, बोला हैं, और बैठ के वहाँ पर सोचने लगा। क्या सोचने लगा कि एप्पल जब ऊपर से टूटा तो ये नीचे ही क्यों आया, ग्राउंड पे ही क्यों आया, उसके अराउंड घूमा क्यों नहीं, या ऊपर क्यों नहीं गया, या ऊपर क्यों नहीं गया, या अराउंड द ट्री, पेड़ के अराउंड घूमा क्यों नहीं, ये सीधा ग्राउंड पर ही क्यों आया? बैठ के सोचने लगा। क्या सोचा उसने? सबसे पहले एप्पल को उठाया और अर्थ के बारे में सोचा कि यार अर्थ में चार्ज होता है। उसने एप्पल को बहुत अच्छे से स्टडी किया, छोटे छोटे टुकड़ों में काटा, लेकिन उसके अंदर कोई चार्ज नहीं मिला। फिर थोड़ी देर बैठा रहा, फिर उसने दोबारा सोचा, अरे यार अर्थ में मैग्नेट का नेचर होता है, तो इसका मतलब इसमें भी मैग्नेट होगा। तभी उन दोनों बीच में फोर्स लगा है और वो अर्थ पे आ गया है। फिर उसने इसकी स्टडी की तो उसमें मैग्नेट का नेचर भी नहीं मिला। अब वो बैठ करके बड़ा परेशान हो गया। परेशान होकर के फिर सोचने लगा। तो देखो ना, थिंकिंग सोचो, थिंकिंग फिजिक्स में क्या चलती है? केवल थिंकिंग चलती है। तो उसने क्या थिंकिंग की कि अरे भाई इसका मतलब इसके अंदर ना तो चार्ज है और ना तो मैग्नेटिक नेचर है। इसका मीन्स कि इसके अंदर कोई और मतलब नेचर में कुछ और भी ऐसे फोर्सेस हैं जो इस पर डिपेंड नहीं करते हैं। फिर उसने इस बात पर थिंकिंग की, अरे भाई ऐसा इसमें क्या है, कौन सा फोर्स हो सकता है? तो उसने क्या पाया उसमें? बोलो, मास। और क्या बोला कि मास डिपेंडिंग भी फोर्स होता है, एक ऐसा भी फोर्स है जो किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है। अब कैसा डिपेंड करता है? वही स्टडी हम लोग आगे करने वाले हैं, वही स्टडी हम लोग आगे करने वाले हैं। तो उन्होंने देखा कि अर्थ में भी मास और एप्पल में भी मास, और दोनों बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। थिंकिंग देखो, और ये थिंकिंग करके उन्होंने इतनी बड़ी थ्योरी लिख डाली जिसको हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ते चले आ रहे हैं। जानते हो पर्सन कौन था? बोलो,
न्यूटन। कौन था? न्यूटन। तो देखो भाई थिंकिंग सोचो, देखो है तो साइंस में क्या चलती है, थिंकिंग चलती है। देखो उसने क्या बताया फिर इसके बाद देखना ऐसे बताया कि अगर टू मासेस m1 m2 मान लो सम डिस्टेंस पर है, डिस्टेंस हम लोग कितनी कंसीडर कर लेते हैं, तो उन्होंने ये बताया इनके बीच लगने वाला एट्रैक्टिव फोर्स, ध्यान देना, एट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू मासेस is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance between them। ये उन्होंने कंडीशंस बता डाली। और एक सेम कंडीशंस हमारी किस में रहती है, चार्जेस फोर्स में, जो पॉइंट चार्जेज हो उसके बीच में भी यही कंडीशन से रहती है। तो यहाँ पर कोई ये नहीं हुआ है कि उसने कोई न्यू डिस्कवरी की है, कंपेयरिंग कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर उसको कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये फंसती है कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है दो चार्जेस के बीच में, तो अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है। हाँ ये इसमें एडिशनल है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, मास डिपेंडेंट फोर्स होता है, ये ओनली अट्रैक्टिव फोर्स होता है। जैसे देखो ये चार्ज डिपेंडेंट फोर्स किस पे डिपेंड करता है भाई बोलो, इलेक्ट्रॉन पे। भाई इलेक्ट्रॉन ही तो चार्ज को डिस्टर्ब करते हैं, पॉजिटिव होगा तब भी इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब होते हैं, नेगेटिव होगा तब भी इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब होते हैं। तो ये बात अगर पूछ दिया जाए इसमें तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग बता रहे हैं कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा जाए कि ये किस पे डिपेंड करता है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे ग्रेविट्रॉन होते हैं, ग्रेविट्रॉन है, लेकिन ग्रेविट्रॉन की अभी तक स्टडी नहीं हुई है। तो जो ग्रेविटेशनल थ्योरी है वो हमारे पास अनकम्प्लीट है। इतना तो बोला गया कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, ऐसे हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है, बोलो ग्रेविट्रॉन पे डिपेंड करता है। लेकिन ग्रेविट्रॉन क्या होते हैं यहाँ तक अभी तक हमारी साइंस नहीं पहुँची है। ठीक है, जिस दिन यहाँ पे साइंस पहुँच जाएगी उस समय अपने जो यूनिवर्स की जो डिस्कवरीज हैं वो बहुत सारी सक्सेस हो जाएंगी। ओके बेटा, तो हम लोगों को इतनी डीप में जाना भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों को तो नीट हो जाएगी, सिंपल एग्जाम निकालनी और बोर्ड में लिखना है। ओके बेटा, तो देखो इन्होंने क्या बताया कि हम लोग इसकी शुरुआत कहाँ से करते हैं, यहाँ से करते हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, तो इन्होंने क्या बताया बेटा कि जब टू मासेस सम डिस्टेंस पर हो तो उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करता है। कैसा फोर्स? बोलो अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करता है। और वो अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इस पे डिपेंड करता है, मतलब प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, इंडिविजुअल मास पे डिपेंड नहीं करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स तभी मिलेगा जब हमको दो मास का प्रोडक्ट मिले, सिंगल मास पे नहीं। ठीक है ना? ओके, प्रोडक्ट ऑफ मासेस पे। फिर अगर हम इन दोनों को मिला दें तो कैसे बनता है? देखो यहाँ से m1 m2 बाई r स्क्वायर, फिर हम लोग उसको इक्वल करेंगे तो यहाँ पे कैपिटल G, एक हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट डाल देते हैं। भाई जब भी प्रोपोर्शनल हटाओगे तो कांस्टेंट तो हमको लेना ही पड़ेगा। शुरुआत है बच्चों, ठीक है, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं इसकी। ठीक है, कुछ क्लासेस होने दो तो फिर आगे आप समझोगे कि क्या सर आपको क्या क्या बताने वाले हैं इसमें। ओके बेटा, चलो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर जब कांस्टेंट डाल दिया गया, और ये कांस्टेंट न्यूमेरिकली कांस्टेंट नहीं है, नो, ये यूनिट डायमेंशंस भी रखता है अपने साथ में। ठीक, क्योंकि रिलेशंस इस तरीके से एडजस्ट हो रहे हैं, ये रिलेशन हमारे बैलेंस नहीं हो रहे हैं दोनों। तो ऐसी कंडीशन जब भी आ जाए तो उस समय जो कांस्टेंट हमारा यूज होता है वो न्यूमेरिकली कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक, चलो भाई इसका नाम दे देते हैं, क्या बोलते हैं इसको? यूनिवर्सल कांस्टेंट, या इसको बोल देते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलो या इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलो। अब देखो बेटा, जब हमारे पास एक कांस्टेंट आ गया और ये हमेशा कैसा फोर्स होता है, ओनली अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है, नो रिपल्सिव। क्या बेटा, तो सबसे पहले हम लोग इसी की स्टडी थोड़ी सी कर लें। E और G, पहले हम लोग इसी को निकालें थोड़ा, कैसे बेटा, क्या क्या वैल्यू हमको चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ से इसका फार्मूला लिख लो, जो G इक्वल टू F R² डिवाइडेड बाई M1 M2। अब इसमें हमको क्या क्या पाइए बोलो। एक नंबर यूनिट, सबसे पहले इसका यूनिट डायमेंशंस एंड वैल्यू, ये वैल्यू हमको मालूम होनी चाहिए। ओके, तो यूनिट यहाँ से कैसे लिखते हैं हम लोग, सीधा फार्मूला जब तैयार हो गया, देखो F मतलब न्यूटन, R मतलब डिस्टेंस मीन्स मीटर स्क्वायर, नीचे केजी और केजी, तो ये मिला कर कितना हो गया, केजी स्क्वायर इन एमकेएस या एसआई सिस्टम। अगर इसी को हम लोग सीजीएस सिस्टम में लिखें तो कैसे लिखेंगे, तो टाइम सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ग्राम स्क्वायर, ऐसे टाइम सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ग्राम स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे। सेकेंड इसमें हम लोगों को क्या चाहिए बेटा, डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला। अब देखो जैसे 2020 के नीट के एग्जाम में इसके लिए इसका डायमेंशन फार्मूला पूछा गया था, उसके रिस्पेक्ट में ये तो काफी बड़ा फार्मूला है ना। कैसे लिखते देखो, अब इतनी चीजें भाई यहाँ पर आपको लर्न होना चाहिए, जैसे न्यूटन आ गया, मतलब फोर्स आ गया, तो इसका डायरेक्ट डायमेंशन फार्मूला ml⁻², ठीक। इसका डायमेंशन का वीडियो फिर अलग से बनाएंगे आप लोग प्लान में। और इधर l⁻², और यहाँ पे m⁻², इसको एडजस्ट कर लो, क्या बचता है m⁻⁻1 l⁻3 p⁻−2, इसका डायमेंशन फार्मूला। नंबर थर्ड इसमें क्या रहता है बेटा, थर्ड इसमें रहता है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, ओके। इसकी वैल्यू कितनी रहती है, 6.67 इंटू 10⁻−11, 6.67 इंटू 10⁻−11 इन SI। इन SI मीन्स न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। अगर सीजी इसमें जाननी है तो कितनी हो जाएगी, 6.67 इंटू 10⁻⁸, ये आ जाएगी आपकी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ग्राम स्क्वायर। अब इसको इसमें से कैसे चेंज करते हैं, ये चीज़ तो हम लोग यूनिट डायमेंशंस में पढ़ चुके हैं। एनी वैल्यू कन्वर्टेड वन सिस्टम टू अदर सिस्टम, नहीं सीधा सीधा देखो ऐसे, न्यूटन को हम लोग क्या लिखेंगे 10⁵ डाइन, और मीटर स्क्वायर को क्या लिखेंगे 10⁴, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे 10⁻² लगा है 6, तो यहाँ से टोटल कितनी पावर हुई 9, 6 इधर से ऊपर जाएगा तो यहाँ से कितना बचेगा 3 प्लस का, और प्लस का 3, इसको एडजस्ट करके कितना बना देगा -1। तो ये वैल्यू हमारी किसकी रहती है, तो ये डिस्कटी हमको किसकी चाहिए बोलो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की या यूनिवर्सल कांस्टेंट की। ओके, अब देखिए ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक। तो देखो बेटा इसमें जैसे ये पॉइंट्स हो गए, तीसरा पॉइंट देख रहे हैं आप लोग, क्या देखते हैं बेटा, नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, कुछ इसके विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, यहाँ पर बोलो नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो इसमें कुछ विशेष पॉइंट्स हमारे किस तरीके से रहते हैं देखना ऐसे, जैसे नंबर 1 ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, पहला पॉइंट ये हमेशा कैसा रहता है, अट्रैक्टिव फोर्स रहता है। ओके, तो यही हमारे किसके, यही हमारे थ्योरी के क्वेश्चंस बन जाते हैं, जो हम लोग यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे ये सीधी सीधी बुक में आपको थ्योरी में क्वेश्चंस के उस पर मिल जाएंगे। ओके, जैसे नंबर 2 कैसा फोर्स होता है बेटा, ये बोलो वीक फोर्स होता है,
वीक मीन्स कमजोर, वीक फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होता है, ठीक है ना, वीक फोर्स रहता है। नंबर थर्ड जो कॉमन सेंस में हमारे पास लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, लॉन्ग रेंज फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। मतलब देखो वीक फोर्स तो सीधा सीधा दिखता है, जैसे मान लो किसी क्लासरूम में चले जाओ, दो बच्चे आपस में पास पास बैठे हैं, दोनों में मास है, उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बिल्कुल 100% वर्क करता है, लेकिन देखो इतना वीक होता है कि वो फिर भी दूर में अलग अलग बैठे रहते हैं, ठीक है ना। वो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है जिसके कांटेक्ट में वो बैठते हैं, उसको भी ये नहीं ब्रेक कर पाता है, काफ़ी वीक फोर्स होता है, ओके। और अगर यही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता तो फिर भैया कि ये क्या क्लास में मजा ही आ जाता, क्यों भाई, सही बात है कि नहीं है। जैसे दो बच्चे बैठे हैं, जाते क्लास में जो बच्चे जैसे बैठते जैसे खड़े होने की कोशिश करते सटाक स्टिक कर जाते दोनों के दोनों। तो इसलिए वीक फोर्स होता है, लॉन्ग रेंज फोर्स है। जैसे कि देखो अर्थ और मून के बीच में भी वर्क करता है, अर्थ एंड सन के बीच में भी वर्क करता है, तो लॉन्ग रेंज फोर्सेस होते हैं बट वीक फोर्सेस होते हैं। ये तो इसके 3 कॉमन्स हो गए। अब इसके बाद देखिए सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसका, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये है कि इनडिपेंडेंट होता है किस पे, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम बिटवीन द मासेस, इस पे इंडिपेंडेंट रहता है। तो जो मासेस के बीच का मीडियम होता है उस पर ये डिपेंड नहीं करता है, जबकि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो उस मीडियम पे डिपेंड करता है, ये इस मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसका अगर मान लो जैसे 2 मासेस हमारे पहले एयर में थे, तब कितना फोर्स लग रहा था, मान लो F, ठीक। अगर हम लोग इसी पूरे अरेंजमेंट को हम लोग लिक्विड में डिप कर दें, फिर पूछे आपसे बताओ भाई कितना फोर्स लगेगा, तब भी F ही रहेगा, क्योंकि अगर इसके बीच मीडियम हम लोग चेंज करेंगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर मान लो एयर में थे तब इनके बीच में कितना फोर्स वर्क करता था, F। हम एयर को हटा दें, वैक्यूम बना दें, फिर पूछेगा अब बताओ इसके बीच में कितना फोर्स वर्क करेगा, तब भी F ही वर्क करेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हमको बुक में भी मिल जाएंगे, ओके बेटा, ठीक है। तो इन्हीं छोटी छोटी बातों पर हम लोगों को ध्यान देना है। और यही चीज़ सोची, बाकी कुछ नहीं, बिल्कुल सबसे ईजी सब्जेक्ट हमारा क्या रहता है, फिजिक्स ही रहता है। बट उसमें 2-3 चीज़ें चाहिए, एक रेगुलरिटी और दूसरी जो छोटे छोटे पॉइंट्स हमारे निकलते हैं उस पर ध्यान देना, तो वही हमारे न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे, ओके बेटा। अब देखो बेटा, जैसे इंडिपेंडेंट बोल दिया, अभी डिपेंड किस पे करता है, अगर ये पूछ देता डिपेंड्स अपॉन, ठीक है। तो डिपेंड्स किस पे करता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ मासेस पे, प्रोडक्ट ऑफ मासेस पे, ठीक। और किस पे डिपेंड करता है, सामने लिखा है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, मतलब इनके बीच की डिस्टेंस, प्रोडक्ट ऑफ मास पे डिपेंड करता है, नॉट इंडिविजुअल मास, इंडिविजुअल मास पे डिपेंड नहीं करता है, प्रोडक्ट ऑफ मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने इसमें कैसे कुछ ऐसे लिखी, ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, वीक फोर्स होता है, लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। उसका मैंने आपको एक एग्जाम्पल्स भी बताया कि जैसे 2 मासेस हमारे कहाँ पे हो, एयर में, और उनके बीच में कितना फोर्स लग रहा हो, F। फिर हम लोग उसको क्या करें, सेम अरेंजमेंट को जाकर के किसी लिक्विड में, वाटर में डिप करके रख दें, तब बोलेगा बताओ इसके बीच में कितना फोर्स लगेगा, तब भी F ही रहेगा। या उसको हम लोग मान लो अरेंजमेंट को वैक्यूम में ले जाएं, फिर बोले बताओ मास चेंज नहीं करेंगे, डिस्टेंस चेंज नहीं करेंगे, सेम अरेंजमेंट को हम लोग एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र करेंगे, तो उसके ग्रेविटेशनल फोर्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इसीलिए अगर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ले लेंगे तो उसके ऊपर जरूर इफेक्ट पड़ेगा, ओके बेटा, ठीक है ना। तो ये तो पॉइंट हो गया। तो हम लोग ये बताते हैं कि डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ मासेस। इस पे देखिए छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, कैसे बेटा, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा बीच वाला, इसी जगह में तो हम लोग फायदा लेते हैं। देखिए ना इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकलेगा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकलता है इसमें, है कैसे, देखिए बेटा ऐसे निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारे 2 मासेस हैं, ये किसका एग्जाम्पल है, बोलिए नेचर नंबर 5 का।
जैसे यहाँ पर इस तरीके से ले लो, इधर कितना रखते हैं हम लोग 2 kg, ठीक, इस तरीके से ले लो एग्जाम्पल्स। यहाँ क्या लिखते हैं हम लोग बेटा 2 kg, और यहाँ पर क्या लिख देते हैं हम लोग 8 kg, और बीच की डिस्टेंस कितनी ले लेते हैं बेटा 2 मीटर। ऐसे हमने 2 मास यहाँ पे अरेंज किया। कैसा फोर्स है बोलो, ये ऑलवेज एट्रैक्टिव फोर्स है। कैसा है, ऑलवेज एट्रैक्टिव फोर्स है। तो क्या करेगा यहाँ पर जो 2 kg वाला है, 2 kg वाला, ये इसको अपने ओर अट्रैक्ट करेगा। भैया बोलेगा किससे 8 से, चल मेरी तरफ आ। मान लो कितना ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे 8, ठीक। ये कौन फोर्स लगा रहा है 2 kg, किसके ऊपर 8 kg पे। अब 8 kg बोलेगा चल तो मेरी तरफ आ। मान ली कितना फोर्स लगा रहा है F2, ठीक। 2 मासेस हैं 2 kg एंड 8 kg, कितने डिस्टेंस पर है 2 मीटर की डिस्टेंस पर है, ओके। अब 2 kg वाला कितने फोर्स से 8 kg को अट्रैक्ट करता है F1, और 8 kg वाला 2 kg को कितने से अट्रैक्ट करता है बोलो F2, ओके। अब हम यहाँ पे 4 ऑप्शन से लिखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कि F1 F2 में क्या रिलेशन होगा, जैसे F1 रेशियो F2। तो पहला हम लोग लिखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 1:4। सेकेंड ऑप्शन जैसे यहाँ पे लिखते हैं हम लोग F1:F2 कितना 4:1। जैसे थर्ड F1:F2 कितना बेटा बोलो 1:1। यहाँ पे D जैसे हम लोग लिखते हैं F1:F2 ये इक्वल टू 1:, ऐसे लिख देते हैं। अब हम बताएंगे, बताओ भाई F1 F2 का इसमें से कौन सा रिलेशन सही है। अरे क्वेश्चन छोटा नहीं है, हाँ बात अलग ही है, आपको आता है, आपने आंसर कर लिया, ठीक है, क्लियर कर लिया। लेकिन देखा जाए तो ये है थोड़ा इम्पोर्टेंट कंडीशन है, देख लेते हैं। तो अब इसमें पूछ रहा है बताओ कौन सा आंसर सही करें 1 2 3 4 है। तो ऐसे कंडीशंस में जो हमारे पास आंसर होगा वो कौन सा सही होगा सी। क्यों, रीजंस, क्योंकि जो 2 मास के बिटवीन जो फोर्सेस होता है वो इंडिविजुअल मास पे डिपेंड ही नहीं करता, वो हमेशा किस पे डिपेंड करता है बोलो प्रोडक्ट ऑफ मासेस पे, प्रोडक्ट ऑफ मासेस पे। तो देखो बेटा रीजंस इसका, अगर मान लो हम लोग यहाँ पे F1 लिखते हैं तो ये क्या आएगा Gm1 m2 अपॉन r²। और जब हम लोग F2 लिखेंगे तो ये कितना आएगा Gm1 m2 अपॉन r²। देखो बेटा दोनों इक्वल हैं कि नहीं है, दोनों इक्वल हैं कि नहीं है, बोलो क्या आंसर आएगा 1:1। तो मास कुछ भी बने रहे, अगर उनके बिटवीन फोर्स का रेशियो पूछा जाए तो हमेशा क्या रहेगा बोलो 1:1। तो देखो यहाँ पर हमारी 2 कंडीशंस हो गई, अभी हम लोग शुरुआत भी नहीं करें अच्छे से ग्रेविटेशन की, लेकिन दो क्वेश्चन हमारे सामने से निकल गए। एक वो कि अगर हम उनके बीच का मीडियम चेंज करें, ठीक है ना, मान लो पहले कोई अरेंजमेंट हमारा एयर में था, फिर हम उस अरेंजमेंट को वाटर में डिप कर देते हैं या हम उस अरेंजमेंट को वैक्यूम में ले जाते हैं, तो क्या उनके बीच में फोर्स चेंज होगा, यस या नो? नो, क्योंकि वो मीडियम पे इंडिपेंडेंट रहता है, ओके बेटा। दूसरा दिन वो किस पे डिपेंड करता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ मासेस पे। तो 2 मास कैसे भी बने रहें, कितना भी डिफरेंस हो उनके बीच में, इक्वल हो या डिफरेंस हो या कितना भी डिफरेंस रखो, अगर उनके बीच में फोर्स रेशियो पूछा जाए कि ये इसके ऊपर कितना लगाता है वो इसके ऊपर कितना लगाता है, बात समझ गए ना। तो हमेशा कैसा रहेगा बेटा इक्वल, तो किस पे डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे, तो उन दोनों का रेशियो हमेशा कैसा रहेगा बोलो बेटा इक्वल ही रहेगा, इसलिए उनका रेशियो 1:1 रहेगा। तो देखो 2 हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ से निकल गए, और वो भी हम लोगों ने किसमें लिखी है बेटा बोलो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स में या नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स में, ओके। अब इससे कंक्लूजन क्या निकला, फिर इन दोनों फोर्स में डिफरेंस क्या है, इन दोनों फोर्स में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है क्योंकि मैग्नीट्यूड्स में इक्वल है बट डायरेक्शंस में
कैसे बेटा, अपोजिट है। ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशंस कहाँ पे हमको बताई गई है, जहाँ पर हमारे पास फोर्स मैग्नीट्यूड्स में इक्वल होते हैं बट डायरेक्शंस में अपोजिट होते हैं। ऐसा अगर कोई भी लॉ हम लोगों ने पढ़ा है इसके पहले या इसके बाद में पढ़ेंगे, तो उस कंडीशंस को ये ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलो करता है। यस, कैसे देखो, मतलब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेटा, देखिए ऐसे कि ऐसी कंडीशंस कहाँ पर है, ऐसी कंडीशंस किस जगह पर है जहाँ पर फोर्स का मैग्नीट्यूड तो इक्वल रहता है बट डायरेक्शन अपोजिट रहती है। मालूम है कि आप लोगों ने याद कर लिया, याद आ गया। लेकिन तो हम लोग वीडियो पे हैं, ऑफलाइन होता तो उसमें भी मजा लेते, थोड़ी बातें करते हम लोग, ओके। लेकिन यहाँ पे तो खाली वन वे चलता है, तो लोग कैसे लिखते बेटा, वो कौन सा होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखो क्या कंक्लूजन निकला इससे, बोलो बेटा, कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन थ्योरी है, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन थ्योरी है, वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करती है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करती है। तो देखो यही हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। उन्होंने तो ऐसे सीधा सीधा पूछेगा तुमसे, बोलो भाई ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलोज विल बी, नीचे 4 ऑप्शंस लिख देगा, उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ एनर्जी, न्यूटन्स लॉ ऑफ ये, न्यूटन्स लॉ ऑफ सेकंड, अब उसमें संपर्कित करना पड़ेगा। तो ये कैसा होता है बेटा, जो मैग्नीट्यूड्स में हमेशा दो बॉडी के बीच जो फोर्स होता है वो मैग्नीट्यूड्स में हमेशा इक्वल होता है बट डायरेक्शंस में कैसा रहता है, अपोजिट। और यही सेम स्टेटमेंट हमारा किसका है, न्यूटन्स थर्ड लॉ का। तो इसका मतलब ये होगा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल थ्योरी हमेशा जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस को फॉलो करेगी। तो ये सब हमारे पॉइंट्स किसमें आते हैं, बोलो बेटा, इसके कुछ विशेष पॉइंट। तो देखिए यहाँ पर कितनी बातें निकली हमारे पास, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, डिपेंड ओनली प्रोडक्ट, फॉलोज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस। तो ऐसे पॉइंट्स हम लोगों को जो है ना क्लियर करने पड़ते हैं और उनको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है बेटा। और देखिए बेटा, और ये किस लॉ को फॉलो करता है भाई, चलो इधर का नोट आप लोग किए होंगे, तो हम लोग इधर नोट क्लियर करके आगे कंटिन्यू कर देते हैं इसको। ठीक है, कैसे देखिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग लिखे यहाँ पर तो किसको फॉलो करता है, देखिए बेटा, सुपरपोजिशन ऑफ लॉ, सुपरपोजिशन लॉ। ये क्या होता है बेटा, इसका मतलब ये हुआ, इनका ये कहने का मीन्स होता है कि अगर कहीं पर एक मास है तो उस पर उसके अराउंड अगर एक मास रखा है तो इस पर एक ही फोर्स नहीं लगेगा, बहुत सारे मासेस इसके ऊपर फोर्स लगा सकते हैं, बहुत सारे मासेस इसके ऊपर फोर्स लगा सकते हैं। जैसे कि मान लो मून है, मून के ऊपर अर्थ भी फोर्स लगाता है, सन भी फोर्स लगाता है, मार्स भी फोर्स लगाता है, उसके अराउंड पता नहीं कौन कौन से बॉडीज हैं, वो सारे के सारे उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। ठीक है ना। तो सुपरपोजिशन मतलब मान लो इसके ऊपर बहुत सारे फोर्सेस हैं ऐसे, तो हम लोग यहाँ पे नेट फोर्स निकाल सकते हैं। नेट फोर्स हमेशा कैसे निकलेगा, जो हम लोग मैकेनिक्स 1 में पढ़ चुके हैं रूल, उसी रूल से ही नेट फोर्स निकाला जाएगा। लेकिन वेक्टर में हम लोग सीधा सम कर देते हैं, सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू नेट फोर्सेस, ऐसे कर देते हैं। बाकी हमने जो भी नेट फोर्स के लिए थ्योरी पढ़ी है, जैसे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है, दो फोर्सेस के बीच का हम लोग नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, ठीक, तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करते हैं। अगर इससे ज़्यादा भी हमारे पास मान लो एक बॉडी पे फोर्सेस आते हैं तो हम लोग वहाँ पर कंपोनेंट थ्योरी यूज कर लेते हैं। पहले कंपोनेंट से हम लोग उसको 2 पार्ट में यूज कर, 2 डायमेंशंस में कन्वर्ट करते हैं, इसके बाद फिर हम लोग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम निकाल के उसको फाइनल कर लेते हैं।
तो इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन लॉ। अगर एक मास है उस पर ये कोई कंपल्सरी नहीं कि एक ही फोर्स लगे हैं, बहुत सारे फोर्सेस उसके ऊपर हो सकते हैं, तो हम लोग उस पर नेट फोर्स अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ नेट फोर्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन लॉ। ठीक है बेटा। तो फिर जैसे अगर मान लो इस पे यहाँ पर हम लोग ऐसे देखना चाहें इस बात को, जैसे कि यहाँ पर मान लो कोई एक मास है और इसके अराउंड दो मासेस हैं जो दो फोर्स लगा रहे हैं। मान लो यहाँ 4 न्यूटन लगा रहे हैं, एक फोर्स इधर लग रहा है, कितना बेटा 3 न्यूटन लग रहा है, दोनों के बीच में कितना एंगल आ रहा है 90 डिग्री। अब बोलेगा भाई बताओ इस मास पे नेट फोर्स कितना होगा। अब ये मास ये जो 4 न्यूटन कोई जो अदर मास होगा वो इसके ऊपर फोर्स लगाता होगा, यहाँ पर भी एक अदर मास होगा वो भी फोर्स लगाता होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जैसे 2 मास अरेंजमेंट, 3 मास अरेंजमेंट इन ट्रायंगल, 4 मास अरेंजमेंट इन स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके के जो अरेंजमेंट होंगे इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैसे आ जाएगा बेटा, एफ इक्वल टू सीधा क्या लगाएंगे हम लोग 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 5 न्यूटन आ जाएगा। ओके। तो हम लोग देखो अभी हम लोगों ने इस वीडियो में क्या इम्पोर्टेंसी है अपनी, एक तो मीडियम इंडिपेंडेंट है और मैग्नीट्यूड्स में इक्वल होता है बट डायरेक्शंस में अपोजिट होता है। तीसरी कंडीशन से यहाँ पर बेटा सुपरपोजिशन लॉ को फॉलो करता है कि एक मास पे एक से ज़्यादा फोर्सेस हो सकते हैं, तो हम लोग उसके ऊपर नेट फोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्या बताने वाले हैं, इस पर किस तरीके से सुपरपोजिशन लॉ हमारा फॉलो होगा, किस तरीके से प्रॉब्लम्स हम लोग इसमें अरेंज कर सकते हैं। ओके, गुड लक बेटा। अब आज की प्रॉब्लम